We are starting with the common viva questions which are asked in the prosthodontics. तो प्रोस्टोडोंटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं. नंबर 1 सबसे पहले प्रोस्टोडोंटिक्स है क्या. प्रोस्टोडोंटिक्स एक ब्रांच है, डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरह इस चीज़ को रिहेबिलिटेट करना है, और हमारी ओरल कैविटी के फंक्शन, उसकी अपीयरेंस, उसकी एस्थेटिक, उसकी हेल्थ को किस तरह से रीस्टोर करना है, ये चीज़ें हम लोग देते हैं प्रोस्टोडोंटिक्स के अंदर. अब प्रोस्टोडोंटिक्स के अंदर हम लोग टीथ हमारे पास जब आता है पेशेंट तो उसके टीथ मौजूद भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो हम उनको सब्सटीट्यूट के साथ रिप्लेस करते हैं. अब वो सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं वो बायोकम्पैटिबल होते हैं, मीन्स के वो टॉक्सिक नहीं होते. अब हमारे पास कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक्स क्या होती है. ये प्रोस्टोडोंटिक्स की वो ब्रांच है. तो कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रीस्टोर करते हैं ईडेंचुलस आर्च को कोई भी रिमूवेबल प्रोस्थेसिस देके. अब कंप्लीट डेंचर क्या होता है, जिसमें इंटायर डेंटिशन जो है उनको रिप्लेस करना है क्योंकि कोई भी दांत प्रेजेंट ही नहीं है, और मैक्सिला और मैंडिबल के स्ट्रक्चर्स को भी बाजुकात करना पड़ता है रिप्लेस. अब मैक्सिला के लैंडमार्क्स क्या होते हैं, एक पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं, अब मैक्सिला के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इफ आई ड्रॉ द मैक्सिलरी आर्च लाइक दिस, तो ये हार्ड पैलेट वाला एरिया है, मतलब बेसिकली सॉफ्ट और हार्ड पैलेट. ये रिज वाला एरिया, दिस वन, और बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन. अब हमारे पास पेरिफेरल और लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में अंदर हमारे पास लेबियल वेस्टिब्यूल है जो लेबियल साइड पे है, लेफ्ट और राइट बकल वेस्टिब्यूल्स हैं जो बकल एरियाज में है, और वाइब्रेटिंग लाइंस होती हैं. अब जो हमारे पास स्ट्रेस बेरिंग एरियाज है जिनके ऊपर स्ट्रेस लगती है, जो कि बियर करते हैं फोर्सेस को, मैस्टिकेटरी या डिफरेंट तरह की ओक्लूजल फोर्सेस या कोई भी फोर्स जो लग रही है, वो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी जिनके ऊपर मेनली जिनके ऊपर फोर्स लगनी है, ठीक है, जो हार्ड पैलेट है और हमारे पास एडिटिवल रिजेस हैं. और जो सेकेंडरी है वो रूगे एरिया जो मतलब ये अगर आपका मिड पैलेटल एरिया तो ये जो साइड यहाँ पे ऐसे वो रूगे एरियाज होते हैं. अब रिलीफ एरिया जिनके ऊपर नो फोर्स नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं लगनी चाहिए, उनको हम फ्री छोड़ते हैं. मिड पैलेटल एरिया, आई ड्रॉ दिस, ये मिड पैलेटल एरिया, इंसिसिव पेपिला, रूगे एरियाज, ठीक है. उसके अलावा पैलेटाइन ग्लैंडुलर एरिया जहाँ जहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, और ट्यूबरोस्टीज, ठीक है, वो एरियाज जो हैं वो रिलीफ एरियाज होंगे जहाँ पे हम कोई फोर्स नहीं लगाते. अब हम मिड पैलेटल एरिया पे क्यों रिलीफ देते हैं, क्योंकि जब हम फाइनल इंप्रेशन बना रहे होते हैं तो मीडियन पैलेटल सुचर जो है वो कवर्ड होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से और सबम्यूकोदर टिश्यू से. अब अगर हम इसको रिलीफ नहीं देंगे, अगर हम इस मीडियन पैलेटाइन एरिया को रिलीफ नहीं देंगे, तो जब हम अपना डेंचर बना लेंगे, इम्प्रेशन ले लेंगे, तो अब हमारा डेंचर जो है वो अपनी जगह से उठेगा. तो उस जगह से उठने की वजह से वहाँ पे पेन भी होगी, सोरनेस भी होगी. अब उस पेन और सोरनेस को ख़त्म करने के लिए हम उस एरिया में रिलीफ देते हैं ताकि जब हम इम्प्रेशन है उसी टाइम वो रिलीफ एरिया कैप्चर हो जाए ताकि डेंचर उसके अकॉर्डिंग बने. आगे हमारे पास इंसेसिव पेपिला के एरिया में रिलीफ देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी जो नेज़ोपैलेटाइन वेसल्स होती हैं वो हमारे इंसेसिव जो फोरामेन है उसके थ्रू एग्जिट करती हैं, बाहर निकलती हैं. और जो इंसेसिव पेपिला का एरिया है हमारे इंसेसिव फोरामेन के ऊपर है. इफ लाइक दिस इज योर फोरामेन, तो इसके ऊपर ये एरिया जो है ये पेपिला का एरिया, और वेसल्स गुजरती हैं, एग्जिट करती हैं इस फोरामेन के थ्रू. तो अगर हम लोग क्या करेंगे, वो रिलीफ नहीं देंगे इस एरिया में, तो वेसल्स कंप्रेस होंगी तो यहाँ पे मौजूद वेसल्स का पैरेस्थीसिया हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यूज का पैरेस्थीसिया हो जाएगा, मतलब नमनेस होगी, मतलब फीलिंग नहीं आएगी, कुछ सेंसेशंस नहीं आएंगी. पोस्ट पैरेटल सील क्या होती है कि हमारा जो पोस्टीरियर बॉर्डर, जैसे इफ मैक्सिलरी आर्च और यहाँ मैक्सिलरी डेंचर लगा हुआ है, और ये जो पोस्टीरियर एरिया है डेंचर का, दैट इज द पोस्टीरियर पैरेटल सील. अब ये पोस्टीरियर पैरेटल सील का एरिया जो है वो बेसिकली ये हार्ड और ये आगे हमारा सॉफ्ट पैलेट और पीछे हमारा हार्ड पैलेट, उसके जंक्शन के ऊपर एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट जो एरिया होता है जिसपे विद इन द लिमिट्स प्रेशर अप्लाई होता है और उससे रिटेंशन मिलती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर पैरेटल सील. अब उसकी कुछ बाउंड्रीज है, एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ वो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन से, पीछे की तरफ वो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन से, मीडियली वो एक ट्यूबरोसिटी से दूसरी ट्यूबरोसिटी तक, और लेटरली वो जो है
मतलब बीच में मीडियली, और लेटरली जो है वो टेरिगोमैंडिबुलर नोड से कवर्ड है। अब इसके फंक्शंस क्या, रिटेंशन देता है, पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स को कम करता है, फूड को एक्यूमुलेट होने से रोकता है, डिस्कम्फर्ट को कम करता है और श्रिंकेज को भी कम करता है क्रायलिक रेजिन की। तो जब एक चीज़ रिटेन भी कर रही है, फूड को भी एक्यूमुलेट होने दे रही है, डेंचर को भी अपनी जगह पे रख रही है, कंफर्ट भी दे रही है, ठीक है, और श्रिंकेज को भी कंपनसेट कर रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड। दैट इज द पोस्टीरियर पैरेटल सील एरिया। अब वाइब्रेटिंग लाइंस क्या होती हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसे डॉटेड लाइंस होती हैं जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट से गुजरती हैं और ये हमें बताती हैं कि मूवेबल और इमूवेबल टिश्यूज़ के दरमियान में मार्किंग, कुछ टिश्यूज़ जो कि मूव कर सकते हैं और कुछ जो नहीं करते। तो इस तरह सॉफ्ट पैलेट के जो कौन से एरियाज है जो मूवेबल है और कौन से नहीं, उनको आइडेंटिफाई कराती है। अब हमारे पास वो हमने मैक्सिलरी एरियाज की बात की थी, अब एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ द मैंडिबल की बात करते हैं, वो भी पेरिफेरल और सपोर्टिंग होंगे। अब सपोर्टिंग में कौन है जी, क्रेस्ट रिज है और बकल शेल्फ एरिया है। और जो हमारे पास एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारी माइलोहायोइड रिज, मेंटल फोरामेन, मेंटल चूंकि मैंडिबल वाले एरिया में चीन एरिया, मेंटल एरिया तो मेंटल फोरामेन, जीनिया ट्यूबरकल्स और टोरस मैंडिबुलरिस अगर प्रेजेंट है तो। इसके बाद पेरिफेरल और लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक लेबियल बॉर्डर है और एक लिंगुअल बॉर्डर। लेबियल बॉर्डर में तो दोनों ये वेस्टिबुल आएंगे, लेबियल और बकल, और लिंगुअल में हमारे पास मसल्स हैं, हमारे फोसास हैं और ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अब प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया जो है वो कौन सा है और क्यों है, बक्कल शेल्फ एरिया जो है वो मैंडिबल का प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रही होती है, ठीक है, और क्योंकि इसको सराउंड किया हुआ है लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन ने, तो उस लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन की वजह से वहाँ पे बकल शेल्फ जो है वो राइट एंगल पे है, तो दैट्स वाई वो एरिया जो है वो मैक्सिमम फोर्स को बियर कर सकता है राइट एंगल पे होने की वजह से और बोन के कवर्ड होने की वजह से। अब बाउंड्रीज क्या है जी, बकल फ्रेनम आगे की तरफ, पीछे रिट्रोमोलर पैड एरिया, मीडियली क्रास्ट ऑफ रिज और लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, ये बकल शेल्फ एरिया की बाउंड्रीज। अब रिलीफ एरिया जिन पे कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ट्यूबरकल वाला एरिया, फोरामेन का एरिया, टोरस का एरिया और रिज का एरिया। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होता है, बेसिकली इम्प्रेशन होता है किसी भी चीज़ का नेगेटिव लाइकनेस, ये जनरल एक इम्प्रेशन की बात हो रही है कि इम्प्रेशन किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करना होता है। अब डेंटल इम्प्रेशन का मतलब है कि वो टीथ को और हमारे पास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को रेप्लिकेट करेगा और बाद में उनसे हम परमानेंट रिकॉर्ड बनाएंगे और बाद में उससे ही हम लोग अपनी प्रोसेसेस वगैरह बनाएंगे। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्प्रेशन लेते वक्त, कि वो रिटेंशन दे, स्टैटिक दे, स्टेबिलिटी दे, सपोर्ट दे और किसी भी तरह की रिज को प्रिजर्व करे। अब जो थेरीज थी, प्रेशर टेक्निक, नॉन प्रेशर टेक्निक और सिलेक्टिव, प्रेशर जिनमें प्रेशर लगेगा, नॉन प्रेशर जिनमें कोई प्रेशर नहीं लगेगा, और सिलेक्टिव जिनके अंदर कुछ एरियाज में प्रेशर लगेगा और कुछ में नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो सिलेक्टिव हो जाएगी। अब ये जो टेक्निक्स हैं और भी होती हैं जिनमें अमाउंट कितनी प्रेशर की लगानी, जैसे कि ये वाली थी, ये वाली जो है वो अमाउंट ऑफ द प्रेशर की बेस पे है, ठीक है, ये वाली जो है वो माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग पे है, ये मैनिपुलेशन पे है कि आप हैंड से करें, ये फंक्शनल मूवमेंट्स करा लें, और ये टाइप ऑफ ट्रे पे है, ये कस्टम ट्रे और प्री फैब्रिकेटेड। अब प्रीलिमिनरी इंप्रेशन, नेगेटिव लाइकनेस जो कि हम कर रहे हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए या कस्टम ट्रे की फैब्रिकेशन के लिए, वो होता है प्रीलिमिनरी इम्प्रेशन ट्रे, जो कि एक ट्रे है जिसमें हम इम्प्रेशन मटेरियल डालते हैं, जो कैरी करता है इम्प्रेशन मटेरियल को लेके जाता है, इम्प्रेशन लेने में हेल्प करता है। स्टॉक ट्रे क्या होती है, ये प्री फैब्रिकेटेड है, ये पहले से बनी बनाई आती है, आप खुद नहीं बना रहे, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कस्टम ट्रे जो आप खुद बना रहे हैं, यू आर मेकिंग योर सेल्फ, खुद आप बना रहे हैं और इसे से आप अपना फाइनल इम्प्रेशन लेते हैं। और जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो एक्राइलिक में सेल्फ क्योर, हीट क्योर और लाइट क्योर है, और इसी तरह शिलेक की बेस प्लेट्स वगैरह हैं। अब जो ट्रे है उसका हैंडल, अब ये ट्रे है, इफ़ आई एम मेकिंग ये ट्रे और पीछे इसके वो लगा हुआ है, ठीक है। अब एंटीरियर एरिया भी हाइट पे 20 मिलीमीटर, पीछे भी 20 मिलीमीटर और आगे 3 to 4 मिलीमीटर की थिकनेस भी चाहिए, पीछे वो फर्स्ट मोलर एरिया तक आए, आगे वो एंटीरियर टीथ के एरिया तक जाए, ये ट्रे हो जाएगी। अब टिश्यू स्टोव जो है जगह जगह पे लगते हैं, इफ़ ये मैं बताऊं, जैसे ये टिश्यू स्टोव बीच में, ये टिश्यू स्टोव,
अब ये टिश्यू स्टॉक जो लगते हैं वो अगर मेरा डेंचर अपनी जगह से उठा, मैंने उसको रीसीट करना है, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही जगह पे रीसीटिंग करूँगी और इस तरह एपिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। कास्ट क्या होती है? जो हम इम्प्रेशन से बनाते हैं, इम्प्रेशन हमने लिया उसके थ्रू हम लोग उसी इम्प्रेशन में पोर करते हैं या उसी मैट्रिक्स में पोर करते हैं और उससे कास्ट बनती है। प्रीलिमिनरी कास्ट जो होती है वही डायग्नोसिस, जैसे प्रीलिमिनरी इम्प्रेशन डायग्नोसिस और फैब्रिकेशन ऑफ कस्टम ट्रे के लिए था, ये भी सेम प्रोसेस है। डायग्नोस्टिक कास्ट वही होगी जो हम अपनी ओरल कैविटी के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए करेंगे कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। मास्टर कास्ट जो हमारी फाइनल कास्ट होती है जिससे हम प्रोसीजर्स वगैरह बनाते हैं, फाइनल इंस्टॉलेशन बनाते हैं, इसमें टूथ भी आते हैं, रिजेस भी आती हैं, सब कुछ आता है, आर्चेस वगैरह। कास्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि तमाम जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से रेप्लिकेट हो जाएं, बॉर्डर्स 2 to 3 मिलीमीटर तक रेप्लिकेट हो, लैंड एरिया भी आए और पेरिफेरी एरिया भी आए। लैंड एरिया थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना चाहिए, बेस जो है वो 10 से 12 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और कोई स्पेस, कोई बबल, कोई वॉइड, कोई फ्लॉस वगैरह नहीं होने चाहिए। डाई जो है वो क्या है? पॉजिटिव रिप्रोडक्शन है किसकी? फॉर्म ऑफ द प्रिपेयर टूथ की, यानी कास्ट तो पूरे की आती है ना, पूरे दांतों की आती है, ठीक है, बट डाई इज अगर मैं एक टूथ को सिलेक्ट कर लूँ और मैं उसके लिए काम करूँ तो वो मेरी एक सिंगल टूथ का रेप्लिका, दैट इज डाई। बॉर्डर सील जो है वो हमारे डेंचर और हमारे अंडरलाइन टिश्यूज के दरमियान में जहाँ कांटेक्ट हो रहा होता है, इफ ये मेरी आर्च और मैंने इस पर अपना डेंचर रखा, अब ये डेंचर वाला एरिया जो नीचे टिश्यू का कांटेक्ट कर रहा है, दैट इज द बॉर्डर सील। और ये बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर सील अच्छी हो ताकि एयर वगैरह ना ट्रैप हो सकें और फूड वगैरह भी। बॉर्डर मूवमेंट जो है, अब सारी बात है, मूवमेंट जो है वो सिर्फ मैंडिबल की ही होती है, तो मैंडिबल की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरह से हम लिमिटेड मूवमेंट उसकी करवाते हैं। बॉर्डर टिश्यू मूवमेंट जो मसल्स की वजह से और टिश्यूज की वजह से है। अब बॉर्डर मोल्डिंग क्या होती है?